तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक क्लासेस में। एक क्लासेस पर मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाया था। अभिक्रियाएं जैसे संयोजन अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी, आप लोगों की विस्थापन अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, और उसके बाद उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब उससे आगे की जो अभिक्रिया है उन अभिक्रियाओं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब उससे बाद आती है हमारी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब देखो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, इसे समझते हैं। ऊष्माक्षेपी नाम से पता लग रहा, ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा क्या हो रही, बाहर निकल रही। क्या हो रही? ऊष्मा बाहर निकल रही। अक्षेप का मतलब बाहर निकलना, यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही होगी और उसमें कोई उत्पाद बन रहा होगा, तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर वहां पर ऊष्मा भी बाहर निकल रही है, यानी कि ऊष्मा भी बाहर निकल रही है, मतलब हीट बाहर निकल रही है या एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? हम बात कर रहे थे भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अक्षेपी का मतलब बाहर निकलना, यानी कि ऊष्मा का बाहर निकलना। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, मान लो उसमें कोई उत्पाद बनना, कोई भी प्रोडक्ट बनना, ठीक है, तो उसमें अगर उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकल रही, एनर्जी बाहर निकल रही, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया देखो क्या होती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि जब कोई उत्पाद बन रहा तो ऊष्मा भी बाहर निकल रही, हल्की बल्कि हीट निकल रही या ऊर्जा निकल रही। ठीक है, तो वहां पर जो अभिक्रिया संपन्न होगी उसे बोल रहे हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं भाई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यानी कि जब कोई उत्पाद बनेगा तो उत्पाद बनने के बाद वहां से हल्की बल्कि ऊष्मा भी निकलेगी, यानी कि हीट निकलेगी। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या बोल देंगे भाई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी कि इसमें एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल है सोडियम की अभिक्रिया। हमने क्या कराई? क्लोरीन के साथ कराई। सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई तो क्या बना हमारा? सोडियम क्लोराइड। क्या बना? सोडियम क्लोराइड प्लस 411 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई वहां पर। क्या उत्पन्न हुई? 411 किलो जूल ऊष्मा। क्या निकली वहां पर? ऊष्मा निकली। ठीक है, तो यहाँ जब ऊष्मा बाहर निकली तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ में जब ये क्रिया करेगी, मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है प्लस H2O। ठीक है, और वो क्या निकलती है वहां से? ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। ठीक है, ये जो मीथेन गैस है ये पाई जाती है हमारी जो LPG गैस है, गैस सिलेंडर है। ठीक है, जब ये क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, गैस जलाते हैं, तो जो गैस होती है हमारी, ठीक है, LPG गैस होती है, वायु के संपर्क में आकर वहां से क्या होती है? आग जलती है, उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा। क्या निकलती है? और वहां कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? और वहां पर देखो H2O यानी कि वाष्प के रूप में भी वहां पर हल्की मल्की भाप निकलती है। ठीक है, उसके बाद वहां पर क्या निकलती है? ऊष्मा। क्या निकलती है? ऊष्मा। ठीक है, तो यानी कि जो LPG गैस है, यानी कि गैस सिलेंडर में जो गैस जलती है, जलने के पश्चात ऊष्मा निकलती है, तो वहां पर भी अभिक्रिया कौन सी संपन्न होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे कोयले का जलना, पेट्रोल का जलना, ये सारे के सारे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। समझ में आ रहा सभी को? ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए किसके? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। किसके? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया समझ में आई। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ वहां पर ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, तो उसे बोलना है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। बताओ समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हमारी क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? देखो नाम से पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा। ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब होता है शोषण, और शोषण का मतलब अवशोष, यानी कि उसे अवशोषित किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो ऊष्मा है
उसका क्या किया जा रहा, अवशोषण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अवशोषण। ठीक है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी तो उष्मा अगर जो उष्मा है, उष्मा का क्या किया जा रहा, अवशोषण किया जा रहा। क्या किया जा रहा, अवशोषण। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा हो या उष्मा हो, अगर उसे अवशोषित किया जा रहा, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, बात समझ में आई सभी को। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का क्या होगा, अवशोषण, तो वो तो होगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होगी, जैसे देखो इसका एग्जांपल, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हमने जल के साथ कराई। किसके साथ कराई, जल के साथ। ये देखो, ये अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, पेड़ पौधों के अंदर संपन्न होती है। कहाँ से, पेड़ पौधों के अंदर। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, पेड़ पौधे, तुमने सुना होगा, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसमें इन्हीं सब चीजों का वे क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। और सूर्य का प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। उसे अवशोषित करके वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और वहां पर एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, ये 6 कार्बन के अणु, कोई पेड़ पौधा है, वो 6 कार्बन के अणु क्या करेगा, अवशोषित करेगा, प्लस 6 इसके जल के अणु लेगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ वो सूर्य की ऊर्जा भी लेगा। सूर्य की ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण। सूर्य की ऊर्जा का जब उसने अवशोषण करा तो उससे क्या प्राप्त हुआ सर, C6H12O6, जिसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं भाई, ग्लूकोज, प्लस 6 ऑक्सीजन के अणु करेगा वहां पर। ठीक है, यानी कि इसने क्या करा, जो सूर्य की ऊर्जा थी इसे क्या करा, अपने अंदर अवशोषित करा। क्या करा, और जिससे क्या बना, हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर ऊर्जा का क्या हुआ, अवशोषण। क्या हुआ, अवशोषण। इसी के आधार पर इस अभिक्रिया को बोल दिया गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोल दिया गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्योंकि इसमें ऊर्जा का क्या हो रहा, अवशोषण हो रहा। क्या हो रहा, अवशोषण। यानी कि वो एब्जॉर्ब की जा रही, यहाँ जो एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब की जा रही अंदर ही, तो उससे ही नए उत्पाद का क्या हो रहा, निर्माण हो रहा। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया क्या बोल दिया गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोल दिया गया भाई, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये हमारा लेड नाइट्रेट है। ठीक है, 2PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या करता है, उष्मा को अवशोषित करेगा, उष्मा को अपने अंदर क्या करेगा, अवशोषित करेगा। उसके बाद लेड ऑक्साइड बनाओगा, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाओगा, प्लस ऑक्सीजन बनाओगा। यानी कि इसने भी क्या किया, उष्मा का अवशोषण किया, अपने अंदर क्या किया इसने, उष्मा का अवशोषण। इसी आधार पर यह अभिक्रिया भी क्या हुई, उष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण किया जाएगा, उष्मा का क्या किया जाएगा, अवशोषण। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोल देंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोल देंगे भाई, उष्माशोषी अभिक्रिया। बताओ समझ भाई यहाँ तक बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है। ठीक है, बस इनके नाम से पहचान लो। उष्माक्षेपी, अक्षेप का मतलब होता है बाहर निकलना, उष्माशोषी, उष्माशोषी का मतलब होता है अवशोषित करना। ठीक है, उसी पर तुम डेफिनेशन बना सकते हो। यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होगी जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ उष्मा बाहर निकलेगी, तो वो तो होगी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिसमें जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का क्या होगा, अवशोषण, उसे बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। बस इस तरीके से इनकी डेफिनेशन होती है, और इनके एग्जाम्पल एक दो याद कर लियो अपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया दोनों ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है। ठीक है, यह है क्वेश्चन, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन पता ना किसी सबको, श्वसन पता ना क्या होता है, श्वसन नहीं पता। श्वसन होता यानी कि जब हम ऑक्सीजन अपने अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन। क्या बोलते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन। इसी के द्वारा तो सभी मनुष्य जीवित रह पा रहे। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान नहीं हो पाने का,
ठीक है। तो मनुष्य कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा, जितने भी जीवधारी है वे जीवित नहीं रह पाएंगे। तो श्वसन की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं ये हमें बताना, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, श्वसन की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखो जरा ध्यान से, इसमें लिखा हुआ श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या होती है भाई? ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा निकलती है। जब श्वसन की प्रक्रिया, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वहां श्वसन की प्रक्रिया हुई, तो वहां से ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है, यानी कि ऊर्जा बाहर निकलती है। अब वो ऊर्जा बाहर निकल रही, ठीक है, जब ऊर्जा बाहर निकल रही तो ऊर्जा बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? तो वही तो कहा, सुनो, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो पहला ही पॉइंट बताया गया इसमें, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। अब देखो वो कैसे होती है। श्वसन के दौरान, यानी कि जब श्वसन की प्रक्रिया होगी तब बोल रहे हैं, श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में, हमारे शरीर की कोशिकाओं में, हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, मैंने 9th क्लास में आप लोगों को बता रखा, ठीक है। तो वही बताया गया इसमें, श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज जो पाया जाता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है, तो वही बोला, श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज वायु की ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाने के साथ साथ ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। ऊर्जा को क्या करता? उत्सर्जित करता है। अतः इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या होती है भाई? ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसलिए श्वसन एक क्या होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। क्या होगी भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ग्लूकोज क्या पाया जाता है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज, ठीक है, वायु से जो प्राप्त हमें ऑक्सीजन है उसके साथ संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जल उत्पन्न करता है और प्लस वहां से ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। जिससे प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? बिल्कुल स्वस्थ रहता है और मतलब कार्य करने की उसके अंदर क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है। तो ऊर्जा बाहर निर्मुक्त हुई वहां से, ठीक है। तो जब ऊर्जा निर्मुक्त हुई तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी? तो इसलिए जो श्वसन है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? देखो जैसे यहाँ पर देखो, जैसे एग्जाम्पल भी देना इसका, ये है हमारा ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, प्लस ये वायु में अवस्थित क्या होती है? ऑक्सीजन, यानी 6O2, ठीक है, एरो। यहाँ पर फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनेंगे, प्लस 6 H2O यानी कि जल के अणु बनेंगे, प्लस यहाँ पर क्या होगी? ऊर्जा निर्मुक्त होगी। ऊर्जा क्या हो रही? निर्मुक्त, ठीक है। तो इसलिए श्वसन क्या होगी? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? कोई परेशानी? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये चीज समझ में आ गई सभी को? कोई परेशानी तो नहीं है? चलो अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण। क्या है भाई? संक्षारण। क्या बोलते हैं सर? संक्षारण, ठीक है। अब संक्षारण क्या होता है? संक्षारण को समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक धातु है। क्या है ये? धातु। संक्षारण को समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मेरे पास कोई धातु है, ठीक है। ये कोई धातु अगर कभी भी वायु, नमी, आर्द्रता के संपर्क में आती है, यानी कि या तो अम्ल, नमी और आर्द्रता, ठीक है, अगर उसके संपर्क में आती है, ठीक है, तो ये क्या होती है? संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है? संक्षारित। मान लो ये एक लोहे की धातु, काहे की धातु है? जैसे ही ये वायु, नमी, आर्द्रता या अम्ल के क्या होगी? संपर्क में आओगी, तो ये क्या आ जाएगी? संक्षारित हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे इस पर क्या होगा? जंग लगना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? जंग लगना शुरू हो जाएगा। तुमने देखा होगा, अगर हमने नया नया कोई भी लोहे का पदार्थ खरीद कर लेकर आए, अगर उसे हमने हल्के बल्के जल के आसपास रख दिया तो कुछ समय के बाद उस पर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग। और जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। क्या बोलते हैं? यानी कि जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है, यानी कि उस पर कुछ न कुछ पदार्थ की परत बन जाती है और उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। क्या बोलते हैं? संक्षारण। देखो वही बोला गया इसमें, जब कोई धातु
अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है? संक्षारित। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण। किसका उदाहरण हो गया? संक्षारण का। चांदी पर काली परत चढ़ना। जैसे हम नई नई चांदी खरीद कर लाए, कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो काली पड़ जाती है, यानी कि उस पर एक काली परत चढ़ी, तो वो भी काली परत चढ़ना भी एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया होगी? संक्षारण। कैसी प्रक्रिया होगी? संक्षारण। ठीक है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। जैसे हमने क्या करा, कोई तांबे की वस्तु लाए, ठीक है, उसके ऊपर हरी हरी सी एक परत जम जाती है, तो वो भी किसका उदाहरण हो गया? संक्षारण। ठीक है, बात समझ में आई? तो संक्षारण क्या होगा? जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे क्या होती है? संक्षारित हो जाती है। और संक्षारित होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। क्या बोलते हैं? जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, ठीक है, और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। समझ में आया संक्षारण क्या होता है? ठीक है। अब हम बात करते हैं विकृत गंधिता की। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। क्या है भाई? विकृत गंधिता। अब ये विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता क्या होती है, इसे समझते हैं। ठीक है, जब कोई भी वसा या तेल, वसा का मतलब होता है घी, घी बोलते हैं सर, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर फैट पाया जाता है, ठीक है, वसा बोलते हैं सर। ठीक है, तो जब कोई भी वसा या तेल लंबे समय तक हमारे घर के अंदर रखा होगा, खुले वातावरण में रखा हुआ होगा, ठीक है, तो उस तेल या वसा का क्या होता है? अपचयन हो जाता है। क्या होता है? अपचयन। और जब उसका अपचयन हो जाएगा तो उस तेल या वसा के स्वाद में और गंध में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? परिवर्तन। यानी कि उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो गया और उसकी जो गंध है वो भी क्या होगी? परिवर्तित होगी। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कोई तेलीय पदार्थ है, हमने काफी लंबे समय तक वो अपने घर के अंदर रखा खुले वातावरण में, ठीक है, तो उसका क्या होगा? अपचयन हो जाएगा, जिससे उसकी जो स्मेल, गंध, वो भी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी, यानी कि गंध बिगड़ जाएगी उसकी, और उसका जो टेस्ट है वो भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो वो किसके कारण बिगड़ा? वो विकृत गंधिता में। वहां एक प्रक्रिया संपन्न होती है जिसे बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। ठीक है, तुमने देखा होगा अगर तुम्हारे घर में तेल या घी जो पदार्थ है, अगर ये काफी लंबे समय तक क्या होते हैं? रखे रहते हैं घर के अंदर, तो ये खराब हो जाता है, इनके अंदर दुर्गंध आ जाती है, और अगर तुम इन्हें टेस्ट करके देखोगे तो इनका टेस्ट भी बेकार लगता है। ठीक है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? वो विकृत गंधिता के कारण होता है भाई। किसके कारण होगा? तो डेफिनेशन में देखो वही बता रखा मैंने, वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने से वायु की ऑक्सीजन द्वारा, यानी कि जो वायु की जो ऑक्सीजन है उसके द्वारा, वायु की ऑक्सीजन द्वारा उनका अपचयन हो जाता है। जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है उनका क्या कर देती है? अपचयन। क्या कर देती है भाई? अपचयन। जो वायु की ऑक्सीजन है उनका क्या कर रही है? अपचयन। ठीक है, जिससे उसका स्वाद एवं गंध बिगड़ जाती है। ठीक है, उसका टेस्ट भी परिवर्तित हो जाएगा और उसकी गंध भी परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं, यानी कि ये जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं भाई? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास से आगे जो बचे हुए टॉपिक है या बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें मैं कंप्लीट कराऊंगा। वैसे जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसके सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं कल आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है।